यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक महीने के करंट अफेयर्स की। आज हम बात कर रहे हैं पूरे मई के करंट अफेयर्स की। मई में जो 15 इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई उनको हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनको पूरा एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट उसका डिस्कस हम इस चैनल पर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले करते हैं विशाखापट्टनम त्रासदी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ क्या हुआ, एक कंपनी थी एलजी पॉलीमर। एलजी पॉलीमर से गैस का रिसाव हुआ। गैस का नाम था स्टायरिन या उसको पीवीसी भी कहते हैं। ये घटना हुई थी 7 मई को। ये डेट आप पीसीएस वगैरह के लिए याद करके रखा करिए। 7 मई को एलजी पॉलीमर से स्टायरिन या पीवीसी गैस का रिसाव हुआ और इस गैस का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक, पॉलीमर और रबर बनाने के लिए। तो इससे लगभग 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की रेडियस में लोग प्रभावित हुए और 11 से 12 लोगों की मृत्यु हुई। ये जो क्षेत्र है, ये कंपनी है, वो आंध्र प्रदेश के वेंकटपुरम गांव में स्थित है। आंध्र प्रदेश का वेंकटपुरम गांव जो कि विशाखापट्टनम जिले में आता है। काम इसका क्या है, इस गैस का काम है प्लास्टिक और पॉलीमर रबर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। टेक्निकली रूप से इस गैस को 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए। इससे अधिक होने पर इसका वाष्पीकरण हो जाता है। देखिए जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ये जो इसके प्लांट्स हैं, जो स्टोरेज है, वहाँ से गैस का रिसाव वगैरह हो रहा है। और ये कंपनी का जो मेन गेट है वो है एलजी पॉलीमर इंडिया, यहाँ लिखा हुआ है। ऐसी ही एक सेम घटना हुई थी 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। तो उसको भी आप याद रखिए, 2 दिसंबर 1984 को वो घटना हुई थी यूनियन कार्बाइड, जिसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डीबी सेकतकर समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीबी सेकतकर समिति, क्योंकि इसकी स्थापना की गई है सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए। जो भी सैन्य बल हैं, चाहे तीनों सैन्य बल, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनको और बेहतर एडवांस बनाने के लिए डीबी सेकतकर समिति की स्थापना की गई है। इस समिति की स्थापना 2016 में की गई थी और यह 11 सदस्यीय समिति है। इसकी सिफारिशें प्रमुख जो है वो निम्नलिखित हैं, या नीचे सिफारिशें आपको दी हुई हैं। सबसे पहली सिफारिश, हालांकि बहुत सारी सिफारिशें, लेकिन मेन सिफारिश रिकमेंडेशन हम आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सेना पर जीडीपी का 2.5 से 3% तक खर्चा हो। जो सेना का बजट होता है वो जीडीपी का 2.5% से 3% तक हो। मिलिट्री इंटेलिजेंट स्कूल तीनों सेनाओं के लिए खोला जाए। अभी ये केवल आर्मी के लिए था। अब इस समिति ने रिकमेंड किया है कि जो पुणे में स्थित है मिलिट्री इंटेलिजेंट स्कूल, उसको तीनों सेनाओं के लिए खोला जाए। क्लर्कों और ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया बदले और उसको एडवांस बनाया जाए, उस भर्ती प्रक्रिया को। सेना के जो फार्म है, पोल्ट्री फार्म है या फिर जो दूध के लिए फार्म होते हैं, उनको और पोस्टल सेवा को बंद कर दिया जाए। शांत क्षेत्रों में, जो क्षेत्र शांत क्षेत्र हैं, जहाँ पर युद्ध नहीं चल रहा है, उन क्षेत्रों में इन 2 सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। ये सेकतकर समिति ने सिफारिश की है। साथ ही इम्पोर्टेंट सिफारिश ये है कि एनसीसी को, नेशनल कैडेट कोर को, और प्रभावी बनाया जाए। ये 2 फोटो आप देख रहे हैं, ये हैं डीबी सेकतकर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीबी सेकतकर। और ये जो दूसरी फ़ोटो है, ये फ़ोटो है जब समिति की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। तो देखिए हाई लेवल कमेटी, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उसके बाद तीनों सेनाओं के जो है अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सीडीएस भी बैठे हुए हैं। तो ये सारा हाई लेवल कमेटी, हाई लेवल एक मीटिंग हुई थी जिसमें समिति की कई सिफारिशों को, डीबी सेकतकर समिति की कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। चलिए आगे चलते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, POK, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। मसला क्या है, देखिए कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में है। देखिए लगभग ऐसा हो कश्मीर हमारा, ठीक है। नीचे हम चित्र में आपको बताएंगे। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कहलाता है। ये वाला जो रीजन है वो अक्साई चीन कहलाता है। और ये वाला जो रीजन है ये है सियाचिन ग्लेशियर। अभी नीचे हम चित्र में आपको बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए। चलिए, कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे गुलाम कश्मीर कहते हैं। इसमें ही, मतलब इस वाले एरिया में ही गिलगिट बल्किस्तान और मुजफ्फराबाद है। अभी हम आपको चित्र में दिखा भी देंगे। भारत पूरे कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने पूरे कश्मीर का मौसम बताने की शुरुआत की है। मतलब गिलगिट बल्किस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्र के भी मौसम बताने की शुरुआत भारतीय मौसम विभाग ने की है। ये बड़ी शुरुआत है।
इस क्षेत्र को नॉर्थ वेस्ट डिवीजन में रखा गया है। ये जो गिलगित बल्किस्तान का क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट डिवीजन में रखा गया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए आदेश दिया था। अब इसको देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। देखिए ये है गिलगित, ये है बाल्टिस्तान और ये है मुजफ्फराबाद, यहाँ पर है मुजफ्फराबाद। तो अभी केवल इतना कश्मीर ही हमारे अधिकार में है। ये जो बाकी का एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है चीन के पास और ये वाला एरिया है पाकिस्तान के पास। ये पूरा एरिया पाकिस्तान के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें गिलगित बल्किस्तान, ये है गिलगित रीजन, ये है बल्टिस्तान, ये हम मुजफ्फराबाद आपको बता चुके हैं। अब सियाचिन की इम्पोर्टेंस ये है कि ये रहा, देखिए सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर सियाचिन ग्लेशियर से भारत का अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया तो ये वाला रीजन जो चाइना का अक्साई चीन है और ये वाला रीजन जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है ये एक हो जाएंगे और भारत का अधिकार इस क्षेत्र से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसलिए सियाचिन इतना इम्पोर्टेंट है। इतनी भारी सर्दी होने के बावजूद भी वहाँ पर सेना को डिप्यूट किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि सियाचिन, देखिए ये एक ट्राइंगल बना रहा है यहाँ पर सियाचिन। तो अगर ये सियाचिन नहीं रहा हमारे हाथ में तो अक्साई चीन और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर एक ही हो जाएंगे। तो अब से क्योंकि भारत पूरे कश्मीर को अपना मानता है तो अब से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जो ये वाला ग्रीन वाला कश्मीर है, इसका भी मौसम बताने की शुरुआत भारतीय मौसम विभाग ने की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सीमा विवाद, बहुत सारे देशों से भारत का सीमा विवाद है। जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग सभी से है, लेकिन मुख्य रूप से चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि श्रीलंका से भी सीमा विवाद है कुछ द्वीपों को लेकर, बांग्लादेश से भी सीमा विवाद है एक द्वीप को लेकर। तो सीमा विवाद चलते रहते हैं, हर देश के होते ही हैं। चीन के साथ लद्दाख, आंध्र प्रदेश और अक्साई चीन के लिए प्रमुख सीमा विवाद हैं। अब ये विवाद हुए क्यों? विवाद हुए इसलिए क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत ने कई संधियाँ की थी चीन के साथ, लेकिन अब जो चीन है उन संधियों को नहीं मानता क्योंकि चीन कहता उस समय हम गुलाम थे। अब हमारी नई सरकार बनी 48-49 के आसपास, इनकी 1948-49 के आसपास चीन में नई सरकार बनी। तो चीन कहती है नहीं साहब, अब जो हम लोग ने नया चीन बनाया है उसने जो संधियाँ की हैं उसको ही हम मानेंगे। इसलिए उसने तिब्बत पर भी अधिकार कर लिया है। तो चीन जो पुराने संधियाँ हुई हैं उनको नहीं मानता। अब चीन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। क्या है वो नीचे चित्र में हम डिस्कस करेंगे। डोकलाम हालांकि भूटान का हिस्सा है, लेकिन भारत भूटान की सहायता इस मामले में कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत नहीं चाहता कि उस क्षेत्र में चीन का स्थिति मजबूत हो। भारत डोकलाम क्षेत्र में मजबूत है। भारत और भूटान जो है वो डोकलाम क्षेत्र में मजबूत हैं क्योंकि यहाँ भारत की स्थिति ऊंचाई पर है और चीन की स्थिति नीचे है। तो युद्ध में जो भी सेना ऊपर होती है उसको हमेशा एडवांटेज होता है। जो युद्ध हुआ था हमारा 1999 में करगिल युद्ध, उसमें भी पाकिस्तान को शुरुआत में इसलिए फ़ायदा मिला, हमारी कई कैजुअल्टीज़ भी इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान ऊंचाई पर स्थित था। पाकिस्तान की सेनाएं ऊंचाई पर बैठी हुई थी। डोकलाम केस की शुरुआत 2007 में हुई थी जब चीन ने डोकलाम के पास रोड बनाना शुरुआत की थी। चलिए इसको समझते हैं मैप से। नेपाल के साथ काला पानी, महाकाली नदी और लिपू लेक को लेकर विवाद है। चलिए अब डोकलाम को समझते हैं। ये देखिए ये मैप है, ये रहा हमारा सिक्किम, आपको दिख रहा होगा सिक्किम, और ये रहा भूटान, ठीक है। इसको कहते हैं सिलीगुड़ी पास। ये वाला क्षेत्र कहलाता है सिलीगुड़ी पास या सिलीगुड़ी पास या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर इसको चिकन नेक भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर चिकन नेक आपको उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन। अगर ये चिकन नेक पर किसी देश ने या किसी भी शक्ति ने अधिकार कर लिया तो भारत का पूरा संपर्क नॉर्थ ईस्ट से टूट जाएगा। तो ये पतला सा क्षेत्र है, इसको चिकन नेक कहा जाता है। डोकलाम यहाँ पर है, देखिए ये दिखा रहा होगा डोकलाम रीजन सिक्किम के पास में है और चिकन नेक के भी पास में है। तो इसलिए भारत नहीं चाहता कि यहाँ पर चाइना का अधिकार हो या फिर चाइना की सेनाएं यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि फिर चाइना के लिए बहुत आसान होगा भारत के ऊपर कंट्रोल करना। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीरी केसर।
कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है 2019 में। 14 चीज़ों को जीआई टैग दिया जा चुका है। ये जीआई टैग होता क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, राज्यों की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे नीचे यहाँ दिया हुआ भी है, उनको जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। ये टेक्सटाइल मतलब कपड़े, फूड, कृषि उत्पादों आदि को दिया जाता है। प्रमुख जीआई टैग कौन कौन से हैं? जैसे दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, चंदेरी की साड़ी, मैसूर सैंडल सोप, चंदन का जो साबुन होता है, मूंगा सिल्क, और लखनऊ का चिकन। लखनऊ का चिकन मतलब जो चिकन की कारीगरी होती है कपड़े के ऊपर, वो लखनऊ का चिकन उत्तर प्रदेश का है। बहुत सारे हैं, जैसे कालीन है उत्तर प्रदेश की, वो भी जीआई टैग में आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीआई टैग में आती हैं। प्रमुख जैसे हैदराबाद का हलीम है, ये प्रमुख हमने आपको बता दी। तो अभी हाल ही में किसको दिया गया है? कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर अधिवास नियम, नए डोमिसाइल नियम बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, और वो क्या नियम है वो हम डिस्कस करते हैं। सभी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाएगी। केवल स्थानीय लोगों को ही जम्मू कश्मीर में नौकरी करने का अधिकार होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। डोमिसाइल जारी करने के लिए जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, 15 दिन का समय दिया गया है। अब किन किन को जम्मू कश्मीर का नागरिक, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है उसका नागरिक माना जाएगा? उन ऐसे निवासी जो 15 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। 370 धारा और 35A हटा दी गई है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ही ये सब हो रहा है। 15 साल से जो यहाँ निवास कर रहे हैं उनको जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा। जिन छात्रों ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की है वहाँ से और 7 साल की पढ़ाई की है, उनको जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। ऐसी महिलाएं जो जम्मू कश्मीर की थीं लेकिन उनके शादी बाहर हो गई, ऐसी महिलाओं के पुत्र और पुत्रियां जम्मू कश्मीर के नागरिक माने जाएंगे। और ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक जम्मू कश्मीर में सेवा की है, उन्हें जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। तो ये नया नियम आया है, जम्मू कश्मीर अधिवास नियम, उसके तहत ये सारी कंडीशन बनाई गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। मुस्तफ़ा केडेमी इराक के प्रधानमंत्री, ये जो है सीक्रेट एजेंसी के हेड थे पहले इराक में, अब इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए मुस्तफ़ा केडेमी। रेलवे ने इस साल 0 पैसेंजर डेथ ईयर घोषित किया। रेलवे को 166 साल हो गए हैं और इस वित्त वर्ष में पहली बार रेलवे के एक भी पैसेंजर की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई, इसलिए 0 पैसेंजर डेथ रेलवे इस बार मना रही है। चलिए, दिया मिर्जा को यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। जो भारतीय अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, उन्हें यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट, अगला मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछेगा। ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है। पहले इसका नाम था रियाल, अब इसका नाम कर दिया है तोमर, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे। इस वजह से ईरान में मुद्रा की वैल्यू बहुत कम हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा पैसे में आपको 5 लाख 6 लाख रुपए में आपको छोटी छोटी चीज़ें खरीदनी होती थी। तो ईरान ने ये नया तरीका अपनाया है, 1 तोमर बराबर 10,000 रियाल कर दिया। मतलब मुद्रा का नाम बदल दिया है और 1 तोमर बराबर 10,000 रियाल, मतलब जो 10,000 रियाल का नोट था वो 1 तोमर के बराबर होगा। चलिए अगला चलते हैं। बहुत चर्चा हुई इस तूफान की, अम्फान तूफान किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को। कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। भारत में एफडीआई का सबसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है सिंगापुर, और सिंगापुर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर। स्क्वाड्रेंट 18, ये भी किसी न किसी पर, सारे पॉइंट जो 15 पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है। स्क्वाड्रेंट 18 तेजस से संबंधित है और इसको सोलूर बेस पर स्थापित किया जाएगा। और तेजस जो है भारत द्वारा बनाया गया एक लड़ाकू विमान है। स्क्वाड्रेंट 18 आप याद रखें। बलवीर सिंह दोसांझ का संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल से नहीं, हॉकी से है। बलवीर सिंह दोसांझ का संबंध, ये गलत लग गया है, बलवीर सिंह दोसांझ का संबंध हॉकी से है। और दादा ध्यानचंद के बाद ये हॉकी के इतिहास के सबसे प्रमुख खिलाड़ी हैं और इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है 1952 में जो ओलंपिक का फाइनल चल रहा था, उसमें इन्होंने
लगातार 5 गोल मारे थे, ये इनके करियर की बड़ी बात थी। तो बलवीर सिंह दोसांझ, आपसे पूछेगा केवल यही कि बलवीर सिंह दोसांझ का संबंध किस खेल से है, तो बलवीर सिंह दोसांझ का संबंध हॉकी से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें।